हेलो स्टूडेंट व्यूअर्स, आज का यह वीडियो उत्सर्जन टॉपिक पर बनाया गया है जो फर्स्ट ईयर और 10th के लिए उपयोगी होगा। इसको ध्यान से देखें। उत्सर्जन है क्या? प्रत्येक जीव के शरीर में अनेक प्रकार की निर्माणकारी, विघटनकारी क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। उपापचयी क्रियाओं के परिणामस्वरूप अनेक प्रकार के वर्ज्य और हानिकारक पदार्थ बन जाते हैं। इन वर्ज्य और हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। लिखा है, जीवों द्वारा शरीर में बने हानिकारक व वर्ज्य पदार्थों का बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ जीवों के शरीर में बनने वाले जल, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिकम, अमोनिया आदि बनते रहते हैं। जो शरीर में बने रहें तो वह हानिकर, विषैले सिद्ध होंगे, इसलिए इन्हें बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के लिए अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह की युक्तियाँ, सिस्टम्स होते हैं। कुछ जीवों में नाइट्रोजनित पदार्थ जो अत्यधिक विषैले होते हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, उनमें अमोनिया के रूप में बाहर निकाला जाता है। नाइट्रोजनस पदार्थ को, जिन्हें अमोनियोटिलिक जीव कहते हैं, अर्थात अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जीव। ऐसे जीव जो नाइट्रोजनिक पदार्थ का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में करते हैं, उन्हें अमोनियोटिलिक जीव कहते हैं। यह मुख्यतः जलीय जीव होते हैं, जैसे मछलियाँ, कुछ जलीय कीड़े। यूरोटिलिक जीव, कुछ जीवों में जो लीवर होता है वह अमोनिया को यूरिया और यूरिक एसिड में बदल देता है। अमोनिया की अपेक्षा यूरिया और यूरिक एसिड कम विषैले होते हैं, अतः उन्हें एक विशेष उत्सर्जन सिस्टम के द्वारा निकाला जाता है। ऐसे जीव को यूरोटिलिक जीव कहते हैं। यूरोटिलिक जीव का मतलब ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यानी नाइट्रोजनस पदार्थ का यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं। यह स्तनधारी जीव है। अब हम देखते हैं छोटे जीव अमीबा में उत्सर्जन। अमीबा में जो उत्सर्जन होता, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। वह अपने प्लाज्मा लेमा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवणों आदि का उत्सर्जन कर देता है। परंतु अमीबा के शरीर में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। यह कंट्रैक्टाइल वैक्यूल अतिरिक्त जल और जल में घुलित अमोनिया आदि का उत्सर्जन विसरण विधि से कर देते हैं। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल शरीर में आकार में बढ़ते जाते हैं और वह प्लाज्मा लेमा के पास आकर के फट जाते हैं। इस तरह से उसमें एकत्रित उत्सर्जी पदार्थ भी शरीर से बाहर निकल जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है मनुष्य में उत्सर्जन। मनुष्य जो है एक सबसे जटिल शरीर संरचना वाला प्राणी है, जंतु है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन फेफड़ों द्वारा होता है, कुछ मात्रा में त्वचा के द्वारा भी होता है। प्रोटीन का उत्सर्जन नाखून व बाल के द्वारा भी होता है। नाखून व बाल बढ़ते रहते हैं, जो बेकार प्रोटीन उनकी जड़ों में एकत्र होती रहती है और वो आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, जिसे हम आप काटते रहते हैं। जल व लवण का उत्सर्जन त्वचा द्वारा, त्वचा पर स्वेटिंग, पसीना बनता है। पसीने में के रूप में जल व बहुत सारे खनिजों जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि का उत्सर्जन हो जाता है।
यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किडनी के द्वारा होता है। लीवर जो है अमोनिया, अन्य प्रोटीन, वेस्ट प्रोटीन्स यानी जो नाइट्रोजनस पदार्थ हैं उसको यूरिया और यूरिक अम्ल में बदल देता है यकृत, और फिर उसे किडनी को दे देता है। किडनी उसे छान करके मूत्र बना करके मूत्र के रूप में, विलयन के रूप में बाहर निकाल देती है। अब आप देखते हैं उत्सर्जन तंत्र। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र बहुत आसान है। इसके 3 भाग होते हैं, एक जोड़े वेग, एक जोड़ी मूत्र वाहिनियाँ और एक मूत्राशय मूत्र द्वार। आप चित्र को देखें, चित्र को बनाएंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये किडनी जो है सेम के बीज के आकार की, सेम के बीज के आकार की होती है। इसके बीज का धसा हुआ यह भाग हिलम कहलाता है और बाहर का भाग इसका कॉर्टेक्स कहलाता है। हिलम के भाग से 2 किडनी हैं, दोनों से हरे रंग के बनाए गए हैं। एक एक नलियाँ निकली होती हैं जिसे मूत्रवाहिनियाँ कहते हैं। दोनों मूत्रवाहिनियाँ एक बड़े थैलीनुमा रचना में आती हैं जिसे मूत्राशय कहते हैं। मूत्राशय एक द्वार द्वारा बाहर खुलता है जिसे मूत्र द्वार कहते हैं। दोनों किडनी के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथियाँ लगी होती हैं। यह ग्रंथियाँ एल्डोस्टेरोन जैसे हार्मोन का स्राव करती हैं जिससे मूत्र की मात्रा का नियमन होता है। दोनों किडनी में धमनियाँ और सिराएँ पहुँची होती हैं। धमनियाँ रुधिर लाती हैं, सिराएँ रुधिर ले जाती हैं और किडनी में छान दिया जाता है और क्षनिक पदार्थ मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में एकत्र होता है और जब मूत्राशय भर जाता है तो समय समय पर उसे मूत्र द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। अब आइए देखते हैं एक किडनी की संरचना। एक किडनी की संरचना में आप देखें एक वृक्क जो है सेब के बीज के आकार का, लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा, 3 से 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसका एक ढका हुआ भाग एक तरफ रहता है, एक तरफ भरा हुआ भाग, इस पे अधिवृक्क ग्रंथि लगी होती है। इसके बाहरी आवरण को कैप्सूल कहते हैं। संपुट रीनल का संपुट रीनल हमेशा लगाएंगे इसमें, और उसके नीचे का ये मुलायम भाग रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है। रीनल कॉर्टेक्स के अंदर का ये थोड़ा सॉलिड भाग पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जिसमें तमाम रचनाएं देख रहे हैं, यह रीनल मेडुला कहलाता है। रीनल मेडुला में त्रिभुजाकार अनेक रचनाएं होती हैं जिन्हें पिरामिड कहते हैं, रीनल पिरामिड कहते हैं। 2 रीनल पिरामिड के बीच का जगह जो है वह मेडुला से भरा रहता है और इस प्रत्येक पिरामिड में नेफ्रॉन्स, प्रत्येक किडनी में 1 मिलियन से अधिक नेफ्रॉन मूत्र छानने की इकाई मूत्र नलिकाएँ होती हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन से एकत्र की हुई नलियाँ होती हैं जो आकर के एक जगह एकत्र होती हैं जिसे पेल्विस कहते हैं। अब ये पेल्विस से यूरेटर बाहर निकला होता है। इस तरह से ये वृक्क की संरचना है। इसमें एक मूत्र छानने की इकाई नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन वृक्कक की संरचना नीचे देखें बच्चों, एक वृक्कक जो व्हाइट कलर में बना, सफ़ेद कलर में बनाया गया है, ये वृक्कक है। लाल कलर में रुधिर वाहिनियाँ इस पर लिपटी होती हैं। वृक्कक में ये आप देखें, ये ग्लोमेरुलस यानी केशिका गुच्छ, और उसके नीचे कीपाकार भाग बोमेन कैप्सूल, दोनों मिलकर के मालपीघी कोष कहते हैं। इसका पता मालपीघी कोष ने बताया था। मालपीघी कोष के 2 भाग होते हैं, ऊपर रुधिर वाहिनियाँ आने वाली और जाने वाली का केशिका गुच्छ, और नीचे कीपाकार भाग बोमेन कैप्सूल होता है। बोमेन कैप्सूल के बाद अत्यधिक मोटी कुंडलित नलिका होती है जिसे समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं, पीसीटी कहते हैं। फिर नीचे यू आकार का भाग यह हेनले लूप कहलाता है, जिसे हेनले नामक साइंटिस्ट ने बताया था। इसे हेनले लूप कहते हैं। इसे देखें आप,
ये जो है हेनले लूप, ये हेनले लूप है। आप देखें ये यू आकार का भाग हेनले लूप। फिर आगे ये कुंडलित नलिका, ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है। अनेक नलिकाएं ऐसे आई होती हैं, ये नलिका, ये नलिका, ये नलिका, संग्रह नलिका में आई होती हैं। आप देखें हेनले लूप, नीचे यू आकार का भाग, फिर उससे ऊपर जाती हुई दूरस्थ कुंडलित नलिका और वह संग्रह नलिका में एकत्र हो जाती है। इस तरह से आप देखें तो वृक्क नलिका के 3 भाग हैं, मालपीढ़ी कोश, केशिकागुच्छ, ये नलिकाएं। तीसरा संग्रह नलिका के 3 भाग हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका। अब हम देखते हैं मूत्र छानने की क्रियाविधि। मूत्र छानने की क्रियाविधि। अब हम देखते हैं उत्सर्जन क्रियाविधि या मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। उत्सर्जन क्रियाविधि यानी मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, परानिस्यंदन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। यहाँ देखें ग्लोमेरुलस में अत्यधिक दबाव से रुधिर आता है, जिससे रुधिर का 99% भाग, प्लाज्मा का 99% भाग क्षण करके नीचे आ जाता है। यानी आप देखें ये कैप्सूल है, वोमेन कैप्सूल, और इसमें रुधिर केशिकाएं आई हुई हैं। जब इसमें रुधिर अधिक दबाव से आता है तो ये क्षणित पदार्थ इसमें आ जाता है। पर मिनट 125 ml पर मिनट की दर से यह किडनी छानती है। 24 घंटे में 180 लीटर क्षणिक यहाँ बन जाता है। कितना बनता है? 180 लीटर। ध्यान दें, अगर 180 लीटर क्षणिक बनता रहे और वह बाहर निकलता रहे, कितना पानी पीना पड़ेगा? परंतु ऐसा नहीं होता। अब दूसरी स्टेप आती है पुनरावशोषण। पुनरावशोषण, इस पर फैली हुई रुधिर वाहिनियां क्षणिक का 99% भाग, जिसमें से उपयोगी पदार्थ जैसे शुगर, खनिज, NaCl, जल, यह सब फिर से अवशोषित कर लिया जाता है, जिसे पुनरावशोषण कहते हैं। कुछ पदार्थ समीपस्थ कुंडलित नलिका में, कुछ हेनले लूप में जल और खनिज का अवशोषण होता है तथा यहाँ खनिज व जल का अवशोषण होता है। संग्रह नलिका में भी जल का पुनः अवशोषण हो जाता है और रुधिर वाहिनियों में मिला दिया जाता है। तीसरा संग्रहण। अब शेष क्षणिक पदार्थ बूंद बूंद करके संग्रह नलिका में एकत्र होता रहता है और मूत्र वाहिनी द्वारा मूत्राशय में पहुंचता रहता है। मूत्राशय के भर जाने पर एक साथ वह बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से जब किसी व्यक्ति का यह नेफ्रॉन खराब हो जाते हैं तो उसे किडनी फेलियर कहते हैं। तो इसी क्रिया को हम उसके रुधिर में यूरिया और यूरिक पदार्थ, यूरिक एसिड क्षण नहीं पाता है और वो रहने लगता है। तो कोपेनहेगन ने डायलिसिस मशीन बनाया। डायलिसिस मशीन के द्वारा
कृत्रिम विधि से रुधिर को प्यूरिफाई किया जाता, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करके उसमें से यूरिया और यूरिक अम्ल निकाल दिया जाता है। डायलिसिस क्या है? हीमोडायलिसिस क्या है? हीमोडायलिसिस क्या है? जब किडनी फेलियर होता है, किडनी खराब होती है, उस समय कृत्रिम विधि से डायलिसिस मशीन के द्वारा रुधिर को फिल्ट्रेट करके उससे यूरिया और यूरिक एसिड को बाहर निकाल दिया जाता है। इसी क्रिया को हीमोडायलिसिस कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र के कार्य, उत्सर्जन तंत्र के कार्य, नंबर 1 होमियोस्टैसिस। होमियोस्टैसिस, होमियो मतलब होता है, होम मतलब घर, स्टेज स्थित यानी नियमित दशा। शरीर के आंतरिक वातावरण में पीएच, आयनों की सांद्रता, लवणों की सांद्रता, रुधिर की सांद्रता आदि को नियमित दशा में बनाए रखना होमियोस्टैसिस कहलाता है। शरीर के आंतरिक स्थिति को नियमित दशा में बनाए रखना होमियोस्टैसिस कहलाता है। किडनी जो है मूत्र की मात्रा को कम या अधिक करके होमियोस्टैसिस करती है। दूसरा है परासरण नियमन। रुधिर में एक निश्चित जल की मात्रा बनी रहे, रुधिर में एक निश्चित जल की मात्रा बनी रहे, इस क्रिया को परासरण नियमन कहते हैं। किडनी द्वारा लवणों को छानकर जल को अलग कर होमियोस्टैसिस का कार्य किया जाता है तथा परासरण नियमन का भी कार्य किया जाता है। तो उत्सर्जन तंत्र 2 कार्य करता है, होमियोस्टैसिस करता है और परासरण नियमन करता है। होमियोस्टैसिस क्या है? शरीर की आंतरिक दशाओं को नियमित अवस्था में बनाए रखना होमियोस्टैसिस कहलाता है। परासरण नियमन शरीर के आंतरिक वातावरण में जल की उचित मात्रा को बनाए रखना परासरण नियमन कहलाता है। इसके बाद एक चीज और रह गया जो है वाष्पोत्सर्जन।